हर हर महादेव। आपका स्वागत है हमारे चैनल आरटी कैंपस पे। अच्छा, अपने को मेहनत बहुत करना है पढ़ने में। देखिए, पढ़ना जो होता है ना, वो बहुत कम इंसान को शौक़ होता है। क्योंकि जैसे हम लोग गाना सुनते हैं, मज़ा बहुत आता है गाना सुनने में, और आराम से 4-5 घंटा निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। लेकिन पढ़ के देखिए 4-5 घंटा लगातार, माइंड पूरा थक जाएगा। क्योंकि पढ़ाई मेहनत मांगता है, माइंड का मेहनत है या ब्रेन का मेहनत है। इसलिए पढ़ाई कीजिए, क्योंकि पढ़ाई शौक़ नहीं होता है किसी को। पढ़ना मेहनत मांगता है। हाँ, जिसको शौक़ होता है फिर वो तो हमारे महान साइंटिस्ट कलाम सर को तो जानते ही होंगे, कलाम बनता है फिर। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है माइटोसिस। माइटोसिस में पहले 2-4 छोटा पॉइंट पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लेमिंग साहब जो हैं माइटोसिस को डिस्कवर किए थे 1879 में, और यही साहब टर्म भी दिए थे 1882 में। कोई दिक्कत नहीं है। फ्लेमिंग साहब ही माइटोसिस को डिस्कवर भी किए और शब्द भी दिए, बस ईयर अलग अलग है। हम माइटोसिस में न्यूक्लियस और क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी पे, क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी के अनुसार, मॉर्फोलॉजी और इसके बिहेवियर के अनुसार, मतलब ये कैसे बिहेव करता है, इसके अनुसार माइटोसिस को स्टेजेस में बांटते हैं। किस में बांटते हैं? स्टेजेस, मतलब अलग अलग स्टेज पे होता है। और सबसे मेन बात, ये स्टेज कंटिन्यूअस है, मतलब लगातार चलता है। ऐसा नहीं है कि एक स्टेज आया, भाई साहब एक बाउंड्री आ गया, फिर दूसरा स्टेज आया, फिर दूसरा बाउंड्री, रुक के नहीं। स्टेज शुरू हुआ, ख़त्म हुआ, शुरू हुआ, ख़त्म हुआ। हम अपने सहूलियत के लिए इसको किस में बांट दिए हैं? स्टेजेज में। सबसे पहले देखिए कौन सा बेसिस लिए हैं? न्यूक्लियस और क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी और बिहेवियर के अनुसार माइटोसिस को स्टेजेस में बांटे हैं। ये कंटिन्यूअस होता है और इसके बीच में कोई भी बाउंड्री लाइन नहीं होता है। मतलब बाउंड्री नहीं है कि इसके आगे ये स्टेज, इसके आगे ये स्टेज, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम स्टेजेस देखते हैं तो पता चलता है इसमें 2 मेन स्टेज है। पहले वाले स्टेज को बोलते हैं इंटरफेज, या इसी को बोलते हैं प्रीपरेटरी फेज, जो एनसीईआरटी यूज करता है, प्रीपरेटरी फेज। दूसरे वाले स्टेज को बोलते हैं डिवीजन फेज या एम फेज, या रियल माइटोटिक फेज, जो एनसीईआरटी यूज करता है। अब देखिए, ये जो इंटरफेज, प्रीपरेटरी फेज या डिवीजन फेज या एम फेज है, हमारे पास माइटोसिस के कितने मुख्य फेज हो गए? 2। ये फेज हमारा मेन होता है, मतलब 96% सेल डिवीज़न जब माइटोसिस में होता है तो वो इसी में होता है, और लगभग 4% सेल डिवीज़न इसमें जाता है। अगर ह्यूमन का केस ले तो अगर एक ह्यूमन के सेल को लगभग 24 घंटा लगता है तो 23 घंटा वो इसमें होता है, 1 घंटा वो इसमें होता है। प्रीपरेटरी का मतलब क्या होता है? प्रिपरेशन करना, तैयारी कर रहे हैं। हम लोग 3-3 साल तैयारी करते हैं, नीट का, आईसीआर का। जॉब के लिए तो 8-8 साल तैयारी करते हैं। जॉब लेने का एग्ज़ाम कितने का होता है? या तो 1 घंटे का, 2 घंटे का, या 3 घंटे का। मैक्सिमम यूपीएससीआर में चल जाइएगा तो 6 घंटे का। तैयारी किए 8 साल, एग्ज़ाम दिए 6 घंटा। हम 8 साल क्या किए हैं नहीं किए हैं उससे मतलब नहीं है, ये 6 घंटा हमारा कैसा जा रहा है वो डिसाइड कर देगा कि आगे क्या होगा। तो मतलब यहाँ पे प्रिपरेशन है, जिसका प्रिपरेशन जितना स्ट्रांग उसका ये रिजल्ट भी उतना स्ट्रांग। मतलब अगर हम 8 साल मेहनत कर दिए ज़ोर से तो हमारा रिजल्ट जो 6 घंटा में आएगा वो भी ज़बरदस्त आएगा। सेम वही कंसेप्ट ये भी अप्लाई होता है। हम डीएनए के सिंथेसिस के आधार पे, किसके आधार पे? डीएनए के सिंथेसिस के आधार पे इस इंटरफेज को वापस 3 फेज में बांटते हैं। कितने फेज में? 3, G1, S और G2। क्या होता है वो भी पढ़ेंगे। इस डिवीज़न फेज को हम लोग बांटते हैं, पहला प्रोफेज, ये मारकर चलना बंद हो गया लगता है, प्रोफेज। दूसरा मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में। किसके आधार पे? डीएनए सिंथेसिस के आधार पे ये 3 फेज हो गया, और डिवीजन फेज सीधे इसको 4 फेज में बांट देते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज। इस सब को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ शब्द समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ये एक सर्कल है, तो सबसे पहले तो 2 फेज आया मेन हमारा, 2 फेज हमारा मेन। बड़ा कौन सा होगा? प्रिपरेटरी फेज, और छोटा कौन सा होगा? माइटोटिक फेज, क्योंकि बड़ा हम अभी बता चुके हैं। इस प्रिपरेटरी फेज में वापस 3 फेज बट जाएगा, G1, S और G2। ये हो जाएगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब सुनिएगा, प्री मतलब होता है पहले, प्री मतलब
पहले और पोस्ट मतलब बाद में। अगर जीवन को बोला जाए तो ये माइटोटिक फेज के बाद है तो पोस्ट माइटोटिक फेज, और एस फेज के पहले है तो प्री सिंथेटिक फेज। नाम कैसे कर रहे हैं वो समझ रहे हैं। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। ये माइटोटिक फेज के बाद है तो पोस्ट माइटोटिक फेज, और ये एस फेज के पहले है तो प्री सिंथेटिक फेज, प्री एस फेज। अब इसका सोच के देखिए, पोस्ट जीवन फेज, प्री G2 फेज। इसका सोच के देखिए, पोस्ट एस फेज, प्री प्रोफेज या प्री माइटोटिक फेज। और सबसे मेन बात, सेल हमेशा इसके ही इर्द गिर्द घूमता है, इसी को बोलते हैं सेल साइकिल। क्या बोलते हैं इसको? सेल साइकिल। सेल का जो साइकिल है वो इसी के चारों तरफ चलता है, इसको क्या बोलते हैं? सेल साइकिल। अब हम लोग दो चीज़ समझ गए हैं, सेल साइकिल और ये चीज़। अब हम लोग एक एक करके सब पढ़ लेते हैं। बोर्ड पे हम उतना ही लिखते हैं जितना काम का है। आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बोर्ड पे एक्स्ट्रा लिखने का कोई मतलब नहीं है। बोर्ड भी छोटा है ना, कॉपी बना लीजिए आप लोग। अब देखिए, सबसे पहला कौन सा फेज हम लोग को पढ़ना है? जीवन फेज। इसको ऐसे पढ़ते हैं, 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं इसको। इंटरफेज हमारा 3 भाग में है, पहला जीवन, दूसरा एस और तीसरा G2। सॉरी, ये मार्कर नहीं चल रहा है, हमको इसको रखना पड़ेगा, इसको सही करवा देंगे। जीवन फेज का एक और नाम होता है गैप 1 फेज, ठीक है। नॉर्मली कंडीशन में, इन नॉर्मल कंडीशन, जीवन फेज ही सारे फेज से बड़ा टाइम तक रहता है। मतलब जनरली ये एक लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन फेज है, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन फेज है। अगला पॉइंट, इसको हम एक बोले थे आपको सेल साइकिल के, पोस्ट माइटोटिक फेज या प्री सिंथेटिक फेज है, प्री सिंथेटिक या प्री एस फेज है। और किसके आधार पे इस सबको बांटे हैं? डीएनए के रेप्लिकेशन के आधार पे। सबसे मेन चीज़ क्या होता है यहाँ वो देखिएगा, यहाँ पर बनता है राइबोसोम। क्या बनता है? राइबोसोम। और यही करता है ट्रिगर। क्या करता है? ट्रिगर। अगर राइबोसोम बना, अगर जीवन फेज में कुछ स्पेसिफिक होता है, राइबोसोम बनता है, अगर वो राइबोसोम बना तो सेल को पता चल गया बेटा अब जाना है डिवीज़न में, तुरंत वो डिवीज़न में चला जाएगा। जीवन में बाकी सब काम होगा, प्रोटीन बनेगा, आरएनए बनेगा, डीएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगा, आरएनए बनेगा, हिस्टोन प्रोटीन बनेगा, न्यूक्लियोटाइड बनेगा, जितना भी फलाना ढिमाका सब काम बन जाएगा यहाँ पे। एस फेज का दूसरा नाम होता है सिंथेटिक फेज। क्या होता है? सिंथेटिक फेज। सबसे मेन, ये किसके बाद आ रहा है? जीवन के। तो पोस्ट जीवन, प्री G2, ठीक है। सबसे मेन बात, यहाँ 3 चीज़ बनता है। कितना चीज़ बनता है? 3 चीज़। पहला तो यहाँ जो चीज़ बनता है वो होता है डीएनए। दूसरा जो चीज़ यहाँ बनता है वो होता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल सुना है, बताए हुए हैं कि वही सेल विभाजन कर सकता है जिसमें सेंट्रियोल होगा। अगर सेंट्रियोल नहीं होगा तो सेल का विभाजन नहीं हो सकता है। अपवाद में पौधा रखना है, पौधा में सेंट्रियोल नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर बनता है, अभी जस्ट बताएंगे। और तीसरा जो सबसे मेन चीज़ बनता है ना वो है हिस्टोन। अब ये हिस्टोन क्या होता है वो आप लोग क्रोमेटिन नेटवर्क के टॉपिक में देख सकते हैं। एस मतलब सिंथेटिक फेज, यहाँ 3 चीज़ बना, डीएनए, सेंट्रियोल और हिस्टोन। ज़रा सोच के देखिए, हम डीएनए बोल रहे हैं, क्रोमोसोम नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब क्रोमोसोम तो एक ही है, उसी के अंदर डीएनए क्या हो गया है? डबल। मतलब यहाँ पर क्रोमोसोम के नंबर में बदलाव नहीं हुआ है, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बदला है, डीएनए का नंबर क्या हो गया है? डबल। अमाउंट सिर्फ डीएनए का बदला है, क्रोमोसोम नहीं बदला है। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि एस फेज में खास क्या है, तो आपको बोलना है कि एस फेज का नाम ही एस इसलिए पड़ा है क्योंकि वहाँ सिंथेसिस होता है। और कोई ये पूछे कि सिंथेसिस होता क्या है, तो बोलिएगा आप 3 चीज़, डीएनए, सेंट्रियोल और हिस्टोन। इस 3 चीज़ का सिंथेसिस यहाँ पे होता है। क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम नहीं बदला है, बढ़ा है। यहाँ जो चीज़ बढ़ा है वो है डीएनए। क्यों बढ़ रहा है डीएनए? ज़रा सोच के देखिए। हम जब एक मदर सेल लेते हैं, इसमें मानते हैं डीएनए, सपोज करिए इसमें डीएनए 2C है और क्रोमोसोम नंबर 2N है। जब इससे हम डॉटर सेल बनाएंगे तो हम क्या चाहेंगे? इस डॉटर सेल में भी 2C और 2N रहे दोनों में।
मतलब दोनों में डीएनए और क्रोमोसोम नंबर उतना ही रहे। हम पहले क्या किए, डीएनए को कर दिए डबल। अगर डीएनए हो गया 4C तो अब हमको डिवाइड करके 2C करना आसान होगा। अभी हम क्रोमोसोम को 2n ही रखे हैं, क्रोमोसोम को आगे जाके डिवाइड करेंगे। अगला है G2 फेज, इसको तो सिंपल बोल देते हैं गैप 2 फेज या पोस्ट सिंथेटिक फेज, प्री माइटोटिक फेज। इसमें कोई खास नहीं होता है, इसमें एक mRNA बनता है, मैसेंजर mRNA बनता है, जो यह बता देता है कि बेटा अब G2 फेज का काम हो गया पूरा, अब इंटर कर जाओ तुम माइटोटिक फेज में। 24 घंटा में 23 घंटा तो उसको इसी सब बकलोली करने में लग जाता है, 1 घंटा जाता है वो सिर्फ माइटोटिक फेज में। मतलब mRNA जैसे ही बना G2 में, अब उसको ट्रिगर मिल गया कि बेटा तुम्हारा G2 का काम हो चुका है पूरा, अब तुम चले जाओ नेक्स्ट साइकिल में प्रोफेज में। तो अब हम लोग देखेंगे प्रोफेज को। इससे डिटेल में, ये डिटेल ही एक्चुअली में हम पढ़ा ही दिए सब कुछ, इसमें सब कुछ हम बोल रहे हैं, लिख उतना ही रहे हैं जितना काम का है। अब देखिए, एक तरफ लिखते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब जरा सोच के बताइए, हमको सोच के बताइएगा ये सब क्या है एक साथ। माइटोटिक फेज है, एक्चुअल डिवीजन फेज है, मतलब एक्चुअली में यही होगा। जब हम इसके ग्रुप में देखते हैं ना तो हमको पता चलता है प्रोफेज सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन का है, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन एमोंग एम फेज, ठीक है। और इसी में हम टाइम के आधार पर देखते हैं तो पता चलता है ये शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन का है, शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन सिर्फ एम फेज में ही नहीं, पूरे सब फेज मिला के भी सबसे छोटा है। प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में देखिए ये डीएनए है, डीएनए हम लोग एस फेज में डबल कर चुके हैं। जैसे ही ये एस फेज से गुजरेगा डीएनए का अमाउंट क्या हो गया, डबल। हम बोले थे कि क्रोमोसोम का नंबर देखते हैं सेंट्रोमियर से, ये सेंट्रोमियर यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, क्रोमोसोम तो एक ही है, डीएनए क्या हो चुका है, डबल। अब इसका शुरू कर देंगे कंडेंसेशन। जैसे ही कंडेंसेशन शुरू करेंगे तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा क्रोमोसोम, ये तो है डीएनए, ये भी है डीएनए, ये हो गया क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर मिलता है। ये तो हो गया अर्ली प्रोफेज, अर्ली मतलब होता है प्रोफेज के नज़दीक। लेट प्रोफेज में ये हमको यहाँ पर 2 क्रोमेटिड दिखने लगता है। कितना क्रोमेटिड दिखने लगता है, 2। और क्रोमेटिड क्या होता है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अब पीछे का क्लास जो क्रोमोसोम या क्रोमेटिन का है उसको अगर आप कर लीजिएगा ना तो यहाँ हमको समझाने में और आपको समझने में बहुत आसानी होगा। हो सकता है आपको वो क्लास बोरिंग लगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले ही बोल चुके हैं कि पढ़ाई बोरिंग ही होता है, पढ़ाई कभी भी आत्मा के साथ नहीं किया जाता है। जो आत्मा के साथ करता है वो अब्दुल कलाम जी बनता है, समझे। तो ये डीएनए था, एस फेज में हो गया डबल, डीएनए दुगुना हो गया। अब प्रोफेज में क्या होता है, इसका हो जाता है कंडेंसेशन। तो क्रोमोसोम कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया, डीएनए कंडेंसेशन, तो क्रोमोसोम बनेगा अर्ली में ऐसा और लेट में ऐसा। अभी हमको एक ही क्रोमेटिड दिख रहा है, यहाँ हमको 2 दिख गया क्रोमेटिड, मतलब एक क्रोमेटिड में एक डीएनए, दूसरे क्रोमेटिड में दूसरा डीएनए। अब भले क्रोमोसोम एक है लेकिन क्रोमेटिड अब दोनों का अलग अलग हो चुका है। अगला पॉइंट क्या है, लेट प्रोफेज में इसका न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस का इन्वेलप दोनों उड़ जाता है। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस का इन्वेलप मतलब अगर ये सेल है तो इसका ये भी टूट जाएगा और इसके अंदर जो न्यूक्लियोलस रहेगा वो भी टूट जाएगा। साथ में यहाँ जो 2 सेंट्रियोल हम एस फेज में बनाए हैं दोनों एक दूसरे के उल्टा जाने लगेगा। हम जब सेंट्रियोल पढ़ाए होंगे तो बताए हैं कि सेंट्रियोल जहाँ जाता है उसको बोलते हैं पोल और जो बीच में होता है उसको बोलते हैं इक्वेटर। सेंट्रियोल का मूवमेंट भी लेट प्रोफेज में स्टार्ट हो जाता है। लेट प्रोफेज के अवस्था में ही न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन टूट जाता है, साथ में क्रोमोसोम का हमको दोनों क्रोमेटिड दिखने लग जाता है, न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है और साथ में सेंट्रियोल दोनों एक दूसरे के विपरीत जाने लगता है। अब यहाँ देखिए मेटाफेज जो होता है, जैसे ही लेट प्रोफेज खत्म हुआ वैसे ही मेटाफेज शुरू हो गया। तो ये मान लीजिए एक सेल है, इसके इस पॉइंट पे भी चला गया सेंट्रियोल और इसके इस पॉइंट पे भी चला गया सेंट्रियोल। अब बोलेगा सेंट्रियोल सर 2 क्यों ले रहे हैं, सेंट्रियोल इसलिए 2 ले रहे हैं क्योंकि हम लोग एस फेज में सेंट्रियोल को 2 भाग में बदल दिए थे। जो बीच में होता है ना इसका हम लोग स्पेशल नाम देते हैं जिसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट, या इसी को बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। क्या बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट। ये सेल का प्लेन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है,
मेटाफेजिक प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट होता क्या है? ऐसा इमेजिनरी लाइन, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा इमेजिनरी लाइन जो हर एक क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से पास करे। किससे पास करे? सेंट्रोमियर से। किससे पास करे? सेंट्रोमियर से। उसी लाइन को बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट। अब देखिए मेटाफेज में आखिर हुआ क्या? मेटाफेज में जितना भी क्रोमोसोम था सब एक लाइन से अरेंज हो गया, सबके सेंट्रोमियर से एक इमेजिनरी लाइन पास हो गया। जहाँ सेंट्रियोल था वहाँ से निकलना शुरू हो गया स्पिंडल फाइबर। क्या निकलना शुरू हो गया? स्पिंडल फाइबर। क्या निकलना शुरू हो गया? स्पिंडल फाइबर, जो एक्चुअली में माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है। और यहाँ पर ऐसा 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 तारेनुमा स्ट्रक्चर दिखता है, तारेनुमा, चूँकि चमकता हुआ जैसे लगता है, तो इसको बोलते हैं एस्ट्रल डिवीजन। एस्ट्रल डिवीजन कब हुआ? जब सेंट्रियोल है। प्लांट के केस में क्या होता है? इस दोनों जगह पे माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग रीजन मिलता है, MOR। क्या बोल दिए हम? माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग रीजन, MOR मिलता है। हुआ क्या वो देखिए, दोनों सेंट्रियोल अलग अलग, ये दोनों बन गया पोल, ये बन गया प्लेट, मतलब इक्वेटोरियल प्लेट, मेटाफेजिक प्लेट। जो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से पास करेगा उसी को बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। इस सेंट्रियोल से क्या पास हो गया? स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर, सेंट्रोमियर के ऊपर एक प्लेट था उसको बोलते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर पे क्या हो गया? जुड़ गया। काइनेटोकोर पे जुड़ गया और यहाँ पर ऐसा फील देता है जैसे स्टार, तो इसको बोलते हैं एस्ट्रल डिवीजन। ये किसके अंदर मिलेगा? एनिमल में। तो एनिमल का डिवीजन कैसा होगा? एस्ट्रल डिवीजन। MOR मिलता है प्लांट के अंदर केस में। प्लांट में कभी भी सेंट्रियोल नहीं मिलता है, तो प्लांट में भी तो भाई साहब डिवीजन चाहिए, क्योंकि हम बोले थे कि सेंट्रियोल का डिवीजन, सेल का डिवीजन उसी समय हो सकता है जब सेंट्रियोल मिलेगा। तो प्लांट के केस में एक रीजन मिलता है उसी जगह पे जिसको बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग रीजन। तो मतलब मेटाफेज में जो सबसे मुख्य काम हुआ वो हुआ क्रोमोसोम का चुपचाप सज जाना, इसके अलावा कोई मेन काम नहीं है। एनाफेज क्या करेगा? एनाफेज बोलेगा बेटा आजा, एक क्रोमोसोम को ये ऊपर ले जाएगा, सॉरी क्रोमोसोम को क्या कर रहा है? ये खींच रहा है। अब जरा सोच के देखिए, हर एक क्रोमेटिड में क्या था? एक एक DNA था, क्योंकि DNA हम लोग S फेज में डबल कर दिए थे। यहाँ तक हम क्रोमोसोम के साथ छेड़छाड़ नहीं किए, यहाँ जैसे ही पढ़े क्रोमोसोम को क्या कर दिए? दुगुना कर दिए। DNA को दुगुना कर चुके थे, अब क्रोमोसोम भी दुगुना हो गया, मतलब 2n से क्या हो गया? 4n। 2c से क्या था पहले से? 4c। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 2n और 2c, 2n और 2c। मतलब अब हमारा ऐसा एक सेल, दो सेल बन सकता है जिसमें सेम जाए। अब देखिए इसको बोलते हैं पुलिंग फोर्स, और यहाँ पर जो अप्लाई होगा उसको बोलेंगे पुशिंग फोर्स। पुलिंग मतलब होता है खींचने वाला बल, और पुशिंग मतलब होता है धकेलने वाला बल। तो दो स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से जुड़ा, एनाफेज में पट से तोड़ दिया। जैसे ही काइनेटोकोर से जुड़ा सेंट्रोमियर टूटा, क्रोमोसोम क्या हो गया? दो भाग में बट गया। चूंकि DNA डबल कर चुके थे तो दोनों में एक एक DNA चला गया, तो इक्वल भाग में बट गया, और दोनों चला गया अलग अलग दोनों पोल पे। अब दोनों पोल पे चला गया। अब टीलोफेज में कुछ नहीं होता है, जो प्रोफेज में, लेट प्रोफेज में हुआ था उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा टीलोफेज में। मतलब इसमें अगर हम सीधे समझे तो रिवर्स ऑफ लेट प्रोफेज फेनोमेना। लेट प्रोफेज में क्या क्या हुआ था? न्यूक्लियर इन्वेलप उड़ गया, न्यूक्लियोलस उड़ गया, सेंट्रियोल जो था वो इधर उधर मूव करने लगा था। तो चूंकि इसके पास एक ही सेंट्रियोल है, तो सबसे पहले तो न्यूक्लियर इन्वेलप आएगा, फिर न्यूक्लियोलस बनेगा, सेंट्रियोल उस न्यूक्लियस के ऊपर आ जाएगा। अगला पॉइंट, मेटाफेज में जो अपने को याद रखने का चीज़ है वो ये कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का नंबर और सेल का प्लॉइडी, इसके अध्ययन के लिए सबसे बेस्ट जगह है मेटाफेज। क्यों? क्रोमोसोम जितना कंडेंस हो सकता था वो मैक्सिमम मेटाफेज में मिलेगा। क्रोमोसोम जितना छोटा मिलेगा वो उतना गाढ़ा दिखेगा। तो उसका स्ट्रक्चर, नंबर और प्लॉइडी सबसे बेस्ट अध्ययन कहाँ हो सकता है? मेटाफेज में। एनाफेज में तो पहले ही बता चुके हैं, यहाँ पर क्रोमोसोम टूट जाता है। एस फेज में पहले ही क्या टूट चुका था? हमारा DNA बन चुका था। अब दो सेल बन जाएगा अलग अलग। अब दो सेल कैसे अलग अलग बनेगा उसको देखिए। उसको देखने के लिए हम लोग बस थोड़ा सा मिटाते हैं। देखिए हम एक सेल लिए थे, ठीक है, यहाँ पर एक सेल बन चुका है न्यूक्लियस, यहाँ पर एक सेल बन चुका है न्यूक्लियस, जिसके इसमें भी 2n है, 2c है, इसमें भी 2n और 2c है। मतलब जो मदर सेल था ना हमारा 2n 2c, उससे क्योंकि S फेज से गुजरेगा तो 2n और 4c हो जाएगा,
और जैसे ही एनाफेज से गुजरेगा तो 4n और 4c हो जाएगा, और जैसे ही ये टीलोफेज से गुजरा ये हो जाएगा 2n और 2c, 2n और 2c। अभी ये 2 है। अब यहाँ पर 2 चीज़ आएगा, एनिमल के केस में और प्लांट के केस में। पहले किसके केस में? एनिमल के केस में। दूसरे किसके केस में? प्लांट के केस में। एनिमल के केस में जो बॉडी दो ऑर्गेनल काम आता है वो है गोल्जी बॉडी और ईआर। ये दोनों क्या करता है? सेल के मेम्ब्रेन से इस प्रकार से इन्वेजिनेटन शुरू कर देता है पेरीफेरी से सेंटर की तरफ, पेरीफेरी से सेंटर की तरफ। प्लांट के केस में क्या करेगा? प्लांट के केस में तो पहले सबसे पहले सेल वॉल होगा, फिर सेल मेम्ब्रेन होगा। यहाँ पे है, अच्छा प्लांट के केस में तो सेंट्रोल बनेगा नहीं, दोनों पोल पे। प्लांट के केस में क्या होगा? यहाँ से शुरू हो जाएगा पेरीफेरी की तरफ। प्लांट एनिमल के केस में सेल मेम्ब्रेन धंसना शुरू हो जाता है सेल प्लेट से। सेल प्लेट मतलब मेटाफेजिक प्लेट जहाँ होता है वहाँ से, तो मतलब पेरीफेरी से सेंटर की तरफ। अच्छा ये क्या डिवाइड हो रहा है? ये साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, तो इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। हम ये सब शब्द शायद पढ़ा चुके हैं। न्यूक्लियस के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं और सेल के साइटोप्लाज्म के विभाजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ये कोई बड़ा शब्द है नहीं। तो साइटोकाइनेसिस होना शुरू, क्योंकि भाई साहब न्यूक्लियस तो विभाजन कर चुका है, कैरियोकाइनेसिस हो चुका है, हमको साइटोकाइनेसिस करवाना है। तो साइटोकाइनेसिस एनिमल के केस में क्या हुआ? दोनों मेम्ब्रेन धंसना शुरू हो गया मेटाफेजिक प्लेट पे। प्लांट के केस में क्या हुआ? सेंटर से दूर की तरफ जाने लग गया मेटाफेजिक प्लेट पे गोल्जी और ईआर ऑर्गेनल की हेल्प से। तो मतलब ये सेंटर से कहाँ जाने लग गया? दूर, पेरीफेरी, सेंटर टू पेरीफेरी। यही बाद में बना देता है मिडिल लेमिला। क्या बना देता है बाद में ये अपने का? मिडिल लेमिला। तो मतलब मिडिल लेमिला कुछ और नहीं है, मिडिल लेमिला सेंटर से दूर जो गोल्जी बॉडी और ईआर बना रहा है ना, उसी को बोलते हैं। जैसे ही ये पूरा हुआ 2 अलग अलग सेल बन जाएगा। जैसे मान लीजिए पूरा हो गया, 2 अलग अलग सेल बन गया, इसके न्यूक्लियस इसका न्यूक्लियस अलग, 2 अलग अलग सेल बन गया, दोनों का मदर के जैसा हो गया। इसलिए माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनता है, और जैसी मदर वैसा डॉटर, जैसी मदर वैसी डॉटर। एक शब्द होता है क्लोज्ड माइटोसिस। क्लोज्ड माइटोसिस का मतलब होता है जब न्यूक्लियस गायब ना हो और क्रोमोसोम का विभाजन हो जाए। क्या बोल दिए? जब न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन गायब ना हो और क्रोमोसोम का क्या हो जाए? विभाजन। इसी को बोलते हैं क्लोज्ड माइटोसिस। अपना माइटोसिस टॉपिक हो गया ख़त्म। अब एक टॉपिक बचेगा मियोसिस, उसको भी एक वीडियो में निपटा देंगे। धन्यवाद।